संजीवनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, संजीवनी कार्यक्रम में हम विभिन्न ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आमंत्रित करते रहते हैं और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर सुनैना चड्ढा, इंचार्ज हैं आयुष आरोग्य मंदिर सेक्टर 27 चंडीगढ़ की। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। और जैसा कि लोगों के मन में होम्योपैथी का नाम सुनते ही सफ़ेद गोलियां, मीठी गोलियां आ जाती हैं, साथ ही में आ जाता है कि जो होम्योपैथिक इलाज है, जो तो इसको मानने वाले हैं वो एक अलग क्लास है और जो इसको अडॉप्ट करते हैं, धीरे धीरे इसकी ओर आते हैं, उनके मन में कुछ भ्रांतियां रहती हैं, कुछ मिथ्स रहते हैं कि ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, जल्दी असर होगा कि नहीं होगा। तो आज ये सारी की सारी शंकाएं हम दूर करना चाहेंगे श्रोताओं की डॉक्टर सुनैना आपके द्वारा। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी ये कौन सी पैथी है? जी अश्विनी जी, मैं बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी का जो क्रिएशन है वो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने किया था। ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन और होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई है 1796 में। जो डॉक्टर हैनेमन थे वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, इंग्लिश मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी, इतने ज़्यादा हमारे पास टेस्ट नहीं थे, इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं थे। तो उस टाइम पे जब वो ट्रीट करते थे पेशेंट को, तब उन्होंने नोटिस किया कि पेशेंट तो पहले ही सफ़र कर रहा है अपनी बीमारी से, दुख से, पेन से। तो जो वहाँ उस टाइम पे प्रैक्टिस होती थी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, वो भी इक्वली पेनफुल थी। जैसे किसी को कोई स्किन डिजीज़ है या स्किन इन्फेक्शन है तो उसको लीचीज़ लगा देते थे ताकि उसका वो टॉक्सिक खून वो लीचीज़ सक कर लें। अगर किसी को पेट का इन्फेक्शन है तो उसको डायरिया लगवा देते थे, वॉमिटिंग्स लगवा देते थे दवाइयाँ दे के कि वो वॉमिट आउट कर दे अपने टॉक्सिन्स। ऑलरेडी पेशेंट सफरिंग में है, ऊपर से हमारा इलाज भी इतना पेनफुल होता था। ये देख के डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के दिमाग में आया कि मैं किसी ऐसी पैथी की निजात करूं कि जो ऑलरेडी पेशेंट सफ़र कर रहा है उसकी सफरिंग्स को इंक्रीज ना करे, उसकी पेन को इंक्रीज ना करके उसको आराम मिले और वो लेनी भी इजी हो, वो उसको कड़वी भी ना लगे और वो पेनफुल भी ना हो। इसको लेके उन्होंने डिस्कवरीज की और होम्योपैथी का इजाद किया। जी डॉक्टर सुनैना, जो सिद्धांत है होम्योपैथी का वो क्या है, अगर आम व्यक्ति को जानना हो? जी, होम्योपैथी एक ग्रीक वर्ड है जी। होम्यो मीन्स सेम और सिमिलर एंड पैथी मीन्स सफरिंग, सिमिलर सफरिंग। जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो इस सिद्धांत पे बनी हुई हैं कि जो कॉज है आपका वही आपका ट्रीटमेंट बनेगा। सिमिलर सफरिंग, जिस चीज़ ने आपको वो कॉज किया है या सिम्टम्स दिए हैं जो या बीमारी दी है। फॉर एग्जांपल एक हमारी मेडिसिन आती है नक्स वोमिका, कुचला सीड्स बोलते हैं हम उनको। जब डॉक्टर हैनेमन की डिस्कवरी के टाइम पे जब उन्होंने नक्स वोमिका की प्रूविंग्स की या डिस्कवरी की, उन्होंने 5 लोगों को अलग अलग जो बिल्कुल सेहतमंद लोग थे उनको वह नक्स वोमिका के सीड्स दिए। फिर उन्होंने उनमें सिम्टम्स नोट किए, किस किस में क्या क्या सिम्टम्स आए। उन्होंने वो सारे सिम्टम्स नोट डाउन कर लिए। अब फिर उन्होंने देखा कि ये देने से अगर एक हेल्दी व्यक्ति को ये सिम्टम आ रहे हैं तो जब वो डिजीजेज ऑलरेडी किसी में आएंगे तो हम उस दवाई से उनको ठीक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक सिम्टम कॉन्स्टिपेशन का आया और उनको मैक्सिमम लोगों में कॉन्स्टिपेशन दिखा कि ये देने से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम आ रहा है, तो वही नक्स वोमिका मेडिसिन अगर हम कॉन्स्टिपेशन के लोगों को देंगे तो उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगी। इस सिद्धांत पे होम्योपैथी है कि सिमिलर सफरिंग, सिमिला सिमिलिबस कुरेंचर, ये हमारा सिद्धांत है कि व्हाट इज द कॉज दैट विल बी द ट्रीटमेंट। जी जी जी। तो जैसे आपने कहा कि अलग अलग लोगों के ऊपर शुरुआत के दौर में ट्रीटमेंट के तौर पर एक्सपेरिमेंटेशन किए गए, नोट डाउन किया गया। तो जो होम्योपैथी है उसमें एक हिस्ट्री लेने की, जो शुरुआत में पेशेंट को बुलाकर उससे बहुत सारी हिस्ट्री पूछी जाती है कि उसे ये खाना कैसा लगता है, उसे कौन सा मौसम अच्छा लगता है, या उसको किस तरह के पेय पदार्थ या पीने में क्या अच्छा लगता है। तो इसके पीछे क्या इशारा होता है और किस तरह से लोगों को डायग्नोज किया जाता है? होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करते हैं। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमने डिजीज को ट्रीट नहीं करना, हमने पेशेंट को ट्रीट करना है। हमारे पास देखिए होम्योपैथी में कोई ऐसे एंटीबायोटिक्स नहीं होते कि ये एंटीबायोटिक वायरल डिजीजेस के लिए या बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। हमने पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करना है। तो हमें एज अ होल एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसके मेंटल सिम्टम्स भी चाहिए, उनके फिजिकल सिम्टम्स, उनकी हिस्ट्री भी चाहिए,
उनको गरम ठंडा क्या अच्छा लगता है, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, सारी हिस्ट्री हम पेशेंट की जब ले लेते हैं उससे हम एक इंडिविजुअलाइज्ड केस निकालते हैं कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन बेटर सूट करेगी। अगर मेरे पास खांसी या जुकाम का ओल्ड क्रॉनिक केस के 4 पेशेंट आ रहे हैं, उनको जी 4 साल से खांसी जुकाम है, एलर्जी है, मैं इन सबको चारों को एक मेडिसिन नहीं दूंगी। मैं उन चारों की पूरी हिस्ट्री लूंगी कि चारों में कॉजेटिव एजेंट क्या है, चारों का वर्क ऑक्यूपेशन क्या है, चारों की ईटिंग हैबिट्स क्या है, चारों का एज ग्रुप क्या है, चारों की फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज करके हमें मेडिसिन देनी होती है। इसलिए हम लोग केस टेकिंग में विश्वास रखते हैं। क्रॉनिक केसेस में हम ज़रूर करते हैं। एक्यूट केसेस में अब जैसे किसी को आज ही सुबह कोल्ड कफ हुआ है, कल हुआ है, तब हम थोड़ा सीजन के बेस पे थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज कर लेते हैं। क्रॉनिक केसेस में हमें पूरी केस टेकिंग चाहिए। जितना ज़्यादा बेटर केस पेशेंट देगा और हम लेंगे, उतनी ज़्यादा बेटर हम प्रिस्क्रिप्शन दे पाएंगे और पेशेंट विल बी बेनिफिटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी, आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संजीवनी और आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सुनैना चड्ढा, होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, इंचार्ज आयुष आरोग्य मंदिर सेक्टर 27 चंडीगढ़। और आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कि होम्योपैथी क्या है और इसके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। एक तो इसमें डॉक्टर चड्ढा ये रहता है कि ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा, अगर तुरंत किसी को ट्रीटमेंट चाहिए हो तो किस प्रकार से हो सकता है? जी, ये जो भ्रांति है ये शायद सबसे बड़ी भ्रांति है कि होम्योपैथी स्लो टू एक्ट। ये मैं बताना चाहूँगी ये टोटली एक मिथ है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि होम्योपैथी में डिपेंड करता है कि पेशेंट का डिजीज़ कितना पुराना है। अगर एक्यूट डिजीज़ है पेशेंट का, वो डिजीज़ के होते ही हमारे पास आ जाता है तो वेरी फास्ट काम करेगी। अगर हमारा डिजीज़ क्रॉनिक है, किसी को 15 साल से कोई बीमारी है, उसको तो हम नहीं ना 2-4 दिन में ठीक कर सकते, दैट विल टेक टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्यूट केस लेके कोई पेशेंट आता है जी, उसको सुबह डायरिया हुआ और वो मेरे पास मेरी ओपीडी में आ जा रहा है, मैं उसको मेडिसिन देती हूँ क्योंकि हमारी मेडिसिन राइट फ्रॉम द माउथ उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम वो ग्लोब्यूल्स को अपनी टंग पे रखते हैं, टंग से ही उनका एक्शन शुरू हो जाता है। पेट में जाने से पहले मेडिसिन स्टार्ट्स गिविंग इट्स रिजल्ट्स और उसके डायरिया के, कोल्ड कफ के सिम्टम्स शायद बाकी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। हम अपनी डेली ओपीडी में ये देखते हैं। बट अगर वही पेशेंट क्रॉनिक केस लेके आ रहा है, किसी को 15 ईयर्स से अस्थमा है, 15 ईयर्स से पेशेंट इनहेलर पे है, 15 ईयर्स से वो इनहेलर लेता जा रहा है, ठीक तो नहीं वो इनहेलर तो वो अभी भी ले ही रहा है, इनहेलर ले रहा है तो वो सर्वाइव कर रहा है, नहीं ले रहा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर उस प्रॉब्लम को हम अपनी केस टेकिंग से और अपनी मेडिकेशन से 2 साल 3 साल में इतना ठीक कर देते हैं कि उसको होम्योपैथिक दवाई भी ना लेनी पड़े और इनहेलर भी ना लेना पड़े, तो आप खुद बताइए कि कौन सी पैथी स्लो है, कौन सी फास्ट है या कौन सी परमानेंट है। जी जी जी, ये तो बड़े बेहतर तरीके से आपने समझा दिया। और होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स हैं वो क्या सभी की सभी प्लांट बेस्ड होती हैं, ज़्यादातर डिराइव प्लांट से होती हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो बिना प्लांट्स से डिराइव की गई? जी, होम्योपैथिक मेडिसिन्स हर्बल भी होती हैं सर, प्लांट बेस्ड भी होती हैं। होम्योपैथी इज बेसिकली अ स्पेक्ट्रा and plant is one part of it. Homeopathic medicines, more than 4000 types of medicines we have in homeopathy. Plant based भी हैं, animal based भी हैं और mineral based भी हैं। प्लांट्स और एनिमल बेस्ड तो आपको पता होंगी। अब मिनरल बेस्ड में देखो, नॉर्मल जो सैंड आपके पैरों के नीचे है या जो आपका टेबल सॉल्ट है, नमक है, उनसे भी हमारी मेडिसिन्स बनती हैं। सैंड से हमारी सिलिका मेडिसिन बनती है, टेबल सॉल्ट से हमारी नेट्रम्यूर मेडिसिन बनती है, और ये दोनों पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स हैं जो नंबर ऑफ डिजीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। और एनिमल किंगडम में अगर हम चले जाएं तो हमारी एक इंसेक्ट से भी मेडिसिन बनती है, हमारी कॉकरोच से भी मेडिसिन बनती है, हमारी इवन स्नेक से भी मेडिसिन बनती है, नंबर ऑफ एनिमल्स से मेडिसिन बनती है। और प्लांट किंगडम से तो बहुत सी मेडिसिन हैं ही हैं हमारी। तो बेसिकली प्लांट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। जी, और क्या इसमें मिसडायग्नोज के भी चांसेस रहते हैं? क्योंकि हिस्ट्री आपने ली पेशेंट की, पेशेंट ने कई बार सही से नहीं बताया, तो फॉलोअप में या दोबारा जब वो आता है तो किस किस तरह से करेक्शन की जाती है? क्या ये इम्पॉर्टेंट होती है? राब्ता जो है आपका पेशेंट के साथ कितना इम्पॉर्टेंट होता है? जी, ये सब तो देखिए अश्वनी जी एक्सपीरियंस के साथ ही आता है।
अब पेशेंट हमारे पास आया है, कोई एंजाइटी का पेशेंट है, हमें उसकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि रीज़न क्या है एंजाइटी का, फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट झूठ भी बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें वो बताना भी नहीं चाहते, तो हमें कुछ तो फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। कई केसेस में हमें उनके घर में से किसी मेंबर को भी बुलाना पड़ता है, उनसे भी हमें हिस्ट्री हमें लेनी पड़ती है कि ये सब ये कह रहे हैं, ये वाकई में ठीक है या नहीं है। मैं आपको रीसेंट ही एग्जांपल बताती हूँ। सैटरडे को मेरी ओपीडी में एक माता जी आती हैं, वो मेरे से मेडिसिन चल रही थी, उनकी थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी उनकी। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, तो आप मेरा ट्रीटमेंट करो। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था मेरे से, शी वॉज बेटर। एक्सीडेंटली उन्होंने 4-5 महीने आना बंद कर दिया। 4-5 महीने बाद जब वो मेरे पास आई, तब हम जो बात कर रहे थे, मैं कुछ उनसे क्वेश्चन कर रही थी, वो कुछ और जवाब दे रही थी, तो मुझे लगा कि वो डिमेंशिया की स्टेज में जा रही हैं, समथिंग इज़ एबनॉर्मल। तो उनके साथ हमेशा एक लेडी पहले आती थी, वो 2 फ्रेंड्स थी, वो 2 आती थी। मैंने उनको बोला आंटी आपके साथ जो आंटी आते थे वो नहीं आए? कहते नहीं वो नहीं आई, अब मैं अकेली आती हूँ। तो मैंने उनको बोला अपना कार्ड बनवाओ, उस पर फ़ोन नंबर लिखवा के लाओ। उनको अपना फ़ोन नंबर याद नहीं था क्योंकि उनकी इतना डिमेंशिया हो गया। मैंने कहा आप ये कार्ड घर ले जाओ, घर से आप अपना फ़ोन नंबर लिखवा के कल आना, क्योंकि मुझे उनके किसी घर के मेंबर का फ़ोन नंबर चाहिए था जी। और मैंने बोला जो आपके साथ कुलीग आती हैं, आपकी पार्टनर, उनको साथ लेके आना। नेक्स्ट डे वो दोनों आई लेडीज़। फिर मैंने उनके साथ वाली आंटी से पूछा, मैंने कहा इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा अपसेट रोगी हैं, कि इनके कोई फैमिली सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं या कुछ हैं। फिर उन्होंने बताया कि भाई इनके बच्चे इनको ज़्यादा पूछते नहीं हैं, इनकी पहले पीजीआई में भी ट्रीटमेंट चल रहा था डिमेंशिया का। ऑल ऑफ सडन 6 महीने से उन्होंने इनकी ये दवाई छुड़वा दी। वो डिमेंशिया की दवाई उनकी वहाँ से भी छूट गई, मेरी भी उन्होंने छोड़ दी। तो उनके वो इतने ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ गए कि वो लेडी अपनी सेंसेस में ही नहीं थी। फिर मैंने उनके साथ जो लेडी आई थी उनसे उनकी डॉटर इन लॉ का फ़ोन नंबर लिया, फिर मैंने उनको फ़ोन किया। वो लेडी डर रही थी, अभी रिसेंट 2 दिन पुरानी बात है, कि आप मेरे घर मत फ़ोन करो, नहीं तो वो मुझे मारेंगे या डांटेंगे कि आपने क्यों डॉक्टर से ये डिस्कस किया। मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने उस लेडी को यही समझाया, मैंने कहा देखो अगर आपके मदर इन लॉ की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी इसी तरह से, आप लोगों को ही कल मुश्किल आने वाली है ना। वो कहीं रास्ता भूल के किसी के घर चले जाएं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या वो कुछ भी बोलते हैं, उनको कुछ नहीं पता, आपके लिए ही वो गलत बोल रहे हैं लोगों को, आपकी भी बदनामी हो रही है। इसलिए बेटर है कि आप लोग इनका एक अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवाओ। फिर उस लेडी ने बोला नहीं ये माता जी सब झूठ बोल रही हैं, इनको कोई डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने उनके हस्बैंड को फ़ोन करा, फिर उनके हस्बैंड मेरे पास आए, फिर उन्होंने मुझे डिटेल्ड हिस्ट्री बताई कि नहीं मेरी माता जी ठीक है, मेरी वाइफ के साथ ही प्रॉब्लम है। तो काफ़ी केसेस में जहाँ हमें लगता है कि पेशेंट कैपेबल ऑफ गिविंग हिस्ट्री नहीं है, तो मैं उनकी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प भी लेनी पड़ती है। जी जी। तो एक फिजिशियन का काम एक सोशल वर्कर का ज़्यादा रहता है। होम्योपैथी के बारे में सुन के तो यही लगता है, क्योंकि और जो पैथीज होती हैं उसमें तो दवाई पकड़ाई और भेज दिया, तुरंत आराम मिला कि नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा जो इसमें विश्वास है लोगों का या इसकी ओर जो अग्रसर होते हैं कि होम्योपैथी ही लेनी है, वो उनके मन में सबसे बड़ा जो है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, कोई भी चीज़ जो इफ़ेक्ट करेगी वो साइड इफ़ेक्ट्स भी देगी, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ इफ़ेक्ट ही नहीं कर रही तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। कोई भी जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर हम उनको राइट गाइडेंस के अंडर और राइट अमाउंट में लेते हैं तब उनके इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं। अगर हम खुद ही अपनी पैथी, आजकल लोग क्या करते हैं यूट्यूब से मेडिसिन देख के देने लग जाते हैं। तो ओवर द काउंटर पेशेंट आता है हमारे पास, वो यूट्यूब खोलेगा, डॉक्टर साहब मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ये यूट्यूब वाला डॉक्टर 5 दवाइयाँ बता रहा है, आप मुझे ये 5 दवाइयाँ दे दो। फिर ऐसे केसेस में साइड इफ़ेक्ट्स है जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस अंडर ना रह के अपनी मर्जी से मेडिकेशन करोगे तो साइड इफ़ेक्ट्स आर देयर। जी जी। और एक आपके टिंक्चर्स होते हैं, कुछ पोटेंसी की बात होती है, जैसे आपने कहा कि कुछ यूट्यूब या फिर इंटरनेट पे जाकर लोग देख लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये पोटेंसी या टिंक्चर तो टोटली एक अलग चीज़ हो गई, पर पोटेंसी में अगर गड़बड़ हो जाए किसी से सेल्फ मेडिकेशन में तो कितना बुरा हो सकता है उसके साथ? सर बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं होता, क्योंकि पेशेंट को जो थोड़े बहुत चेंज ऑफ सिम्टम्स आते हैं ना, वो पेशेंट पहचान ही नहीं पाता। कई बार क्या होता है ना, कोई पेशेंट जैसे डायरिया की मेडिसिन ले रहा है मेरे से, किसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की मेडिसिन ले रहा है, उसको अगर मैं एक पावर में दे रही हूँ, पेशेंट क्या कहता है डॉक्टर साहब हाई पावर की दो, मैं आज ही ठीक हो जाऊँ,
क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है कि मुझे आज ही ठीक होना है। फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है आज ठीक हो जाओगे, 1-2 दिन में फिर से हो जाएगा। जी जी आप ग्रेजुअली ठीक हो जाओ, 2 दिन 3 दिन चाहे लग जाए, पर वो ऐसे ठीक हो जाओ कि आपका इन्फेक्शन फ्रॉम द रूट लेवल चला जाए, ताकि वो दोबारा ना हो। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं फिर वो वही हाल होता है, वो ठीक हो जाते हैं टेम्परेरीली, दवाई छोड़ते ही नेक्स्ट डे उनके सिम्टम्स रिलैप्स कर जाते हैं। जी। और एक जो मैंने टिंचर की बात की, तो टिंचर में कुछ लोगों का ज़्यादा विश्वास रहता है कि गोलियों में जब वो डल जाता है, तो ग्लोब्यूल्स में जब डल जाता है तो वो थोड़ा कम असर करता है। क्या ऐसा असल में है कि नहीं है? सर पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी, टिंक्चर्स और डल्यूशंस 2 चीज़ें अलग अलग हैं। जी जो हम गोलियों में डालते हैं उनको डल्यूशंस बोलते हैं। टिंक्चर्स एक अलग क्लास ऑफ मेडिसिन है, वो हम पानी में ही लेते हैं, वो गोलियों में नहीं डलती। जी 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 ठीक जी है जी। अब जो डाइल्यूशंस हम गोलियों में डालते हैं वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग डिजीजेस के लिए। लोगों को लगता है कि गोलियां जो हैं वो असर नहीं करती हैं, ड्रॉप्स जल्दी असर करते हैं, जबकि गोलियां ज़्यादा असर करती हैं। जैसे ही हम जीभ पे गोली रखते हैं, बीइंग स्वीट, साथ के साथ हमारा मोटर नर्वस सिस्टम मैसेज भेजता है, टारगेट ऑर्गन पे उसका इफेक्ट उसी समय स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम टैबलेट्स को मुंह में डालते हैं। मोर ओवर ये जो गोलियां दे आर एब्सोल्युटली शुगर फ्री। लोगों को ये वहम रहता है हम डायबिटिक हैं तो हम मीठी गोलियां नहीं जी खा जी सकते, हमारी शुगर इंक्रीज करेगी। मैं बताना चाहूंगी कि ये जो मेडिसिन है हमारी, ये चीनी से नहीं बनी है, ये मिल्क शुगर से बनी है। ओके दे आर मिल्क ऑफ शुगर। वैसे भी तो एक डायबिटिक बंदा फीका दूध पी लेगा 1 गिलास, जी वही दूध से ये बनी हुई है। इनसे डायबिटीज या आपका इंसुलिन या किसी भी तरह की ग्लूकोज स्पाइक पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जी। और बहुत सी क्रॉनिक जो बीमारियां हैं, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, वो लोग सभी के सभी एलोपैथी भी ले रहे होते हैं। साथ के साथ उनको लगता है कि इस ट्रीटमेंट से ऊब गए हैं, रोज़मर्रा उनको गोली खानी पड़ती है, और वो इस पैथी की ओर आते हैं, आपकी होम्योपैथी की ओर। तो साइमल्टेनियसली दोनों दवाएं चलती रहती हैं, दोनों पैथी चलती रहती हैं। क्या स्विच ओवर भी किया जा सकता है लेटर ऑन स्टेजेस पे, अगर वो ठीक आ जाए जो उसकी अवस्था है, किसी भी अवस्था में अगर वो है रोगी, तो क्या इस तरह का रिवर्सल इफेक्ट भी देखने में आता है? जी, जहाँ तक सर बात है स्विच होने में एलोपैथी से होम्योपैथी की, पहली बात तो मैं ये समझाना चाहूँगी कि एक ही डिजीज़ के लिए हमें 2 मेडिसिन्स तो लेनी नहीं है इकट्ठी। जी जी जैसे जी किसी को बीपी है या शुगर है या थायराइड है, वो एलोपैथिक भी ले रहा है और होम्योपैथी भी ले रहा है, वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज ट्रीटमेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग है वो होम्योपैथी का और एलोपैथी का बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए दोनों इकट्ठी नहीं लेनी चाहिए। अगर जो लोग चाहते हैं स्विच होना, बहुत लोग हैं हमारे पास जो एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे हैं सालों से, उनको हम अपनी मेडिसिन पे स्विच कर देते हैं अलॉन्ग विद डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम उनको बताते हैं कि आपको ये लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, ये अपने डाइट में चेंज लाने हैं, तब आप हमारी मेडिसिन पे स्विच करोगे। क्योंकि आप इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हो, आप उनको छोड़ोगे तो आपका एकदम शुगर स्पाइक करेगा, वो फिर दिक्कत करता है। पर अगर पेशेंट रेडी है, वो अच्छा योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो आधी बीमारी तो उसी से, उसकी एक काउंसलिंग से ही हम ठीक कर देते हैं कि अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल जियोगे तो शायद आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी ना लेनी पड़े। पेशेंट को हम इस लेवल तक मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए कि वो पहले तो अपना लाइफस्टाइल अच्छा करता है। 1 महीना हम उसको बोलते हैं अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ विद गुड लाइफस्टाइल आ, रिपोर्ट्स करवा के ला। उसकी रिपोर्ट्स काफ़ी बेटर हो जाती हैं, तो उससे एक आदत पड़ जाती है अच्छे लाइफस्टाइल की, तो फिर हम ग्रेजुअली उसकी एलोपैथिक मेडिसिन छुड़वा के टोटली उसको होम्योपैथी पे ले आते हैं। जी जी जी। और जो लाइफस्टाइल की आपने बात की, और जो पैथीज़ होती हैं जैसे आयुर्वेदा है, परहेज़ के बारे में बहुत उसमें तवज्जो दिया जाता है, बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या होम्योपैथी मेडिसिन देते हुए भी आप परहेज़ के बारे में बताते हैं? जी ज़रूर। परहेज़ हम पेशेंट को उसके डिजीज़ का बताते हैं, दवाई का कोई परहेज़ नहीं है। जी जैसे कई लोगों में ये भी मिथ है कि होम्योपैथिक दवाई खानी है तो कच्चा प्याज नहीं खाना, होम्योपैथी खानी है तो जी कॉफ़ी नहीं पीनी, अचार नहीं खाना, ऐसा कोई वो नहीं है। जो हम परहेज़ बताते हैं आपके डिजीज़ का है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि कॉफ़ी नहीं पीनी है, तो माइट भी उसको कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन ऐसा है या उसके एसिडिक इश्यूज़ हैं, इसलिए उसे कॉफ़ी मना की जाती है। परहेज़ आर फॉर योर डिजीज़, नॉट फॉर मेडिसिन। जी। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बोलना चाहेंगे कि होम्योपैथी की ओर क्यों आएं,
और शुरू से ही होम्योपैथी अगर अपनाई जाए, मैंने कई कपल्स को देखा है कि बच्चों को शुरुआत से ही वो होम्योपैथी ही देते हैं और आगे तक वो चाहते हैं कि होम्योपैथी पूरा जीवन अपना के रखे। तो क्या इस तरह से रोगों से, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह तो होते ही रहते हैं, चेंज ऑफ वेदर भी होता है, तो आदमी बीमार तो पड़ता ही है, बड़ा हो छोटा हो, तो क्या होम्योपैथी पर निर्भर रहा जा सकता है? जी, होम्योपैथी का जो मेन टारगेट ऑर्गन है वो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी वाइटल फोर्स है। हमें होम्योपैथी में पढ़ाया जाता है कि हमारे अंदर, जिसको हम अब इम्यूनिटी वर्ड यूज़ करते हैं, हम लोग उसे वाइटल फोर्स कहते हैं, जो हमारे जी। अंदर एक डिजीज़ फाइटिंग फोर्स है हमारी बॉडी के अंदर की, उसको वाइटल फोर्स कहा जाता है। और होम्योपैथी काम ही इस सिद्धांत पे करती है, अपलिफ्टमेंट ऑफ योर वाइटल फोर्स। वो आपकी वाइटल फोर्स को इतना अपलिफ्ट कर देती है कि अगर आपके पास कोई एलर्जेंट या कोई डिजीज़ आता भी है तो हम उसको इतना अच्छे से फाइट कर सकें कि वो आए ही ना। तो जो हम चाहते हैं कि शुरू से बच्चों को आदत ऐसी डालो होम्योपैथिक मेडिसिन की कि उनकी इम्यूनिटी या उनकी वाइटल फोर्स इतनी अपलिफ्टेड रहे कि वो विदाउट मेडिसिन ही ठीक हो जाए, और इतनी उनकी स्ट्रांग हो जाए वाइटल फोर्स कि मिनिमम माइनर मेडिसिन और जेंटल मेडिसिन से उनका क्योर हो जाए, उन्हें ज़्यादा स्ट्रांग मेडिसिन पे जाना ही ना पड़े। जी। एक और सवाल मेरे मन में आया है, जो वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है हिंदुस्तान में, तो उनमें कुछ कमियां मिलती हैं जो आजकल टेस्ट बहुत करवाते हैं लोग, B12 या फिर विटामिन डी की कमी रहती है सभी में। तो क्या इस तरह के सप्लीमेंट्स भी होम्योपैथी बताती है लेने के लिए अगर इस तरह की कोई कमी हो? सर, जहाँ तक B12 D3 का सवाल है, आजकल हम भी सबके टेस्ट करवाते हैं, सबका कम ही आता है। सप्लीमेंट्स एज सच मेडिसिन में नहीं होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन में सप्लीमेंट्स नहीं आते हैं, बट B12 या D3 की डेफिशिएंसी की वजह से उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं, उसका टेस्ट करवाया जाता है B12 कम है, पर उसकी इंडिविजुअलाइजेशन पे अगर हम उसको क्रैम्प्स की दवाई देते हैं तो उसका B12 उससे अपने आप ठीक हो जाता है। हमारा टारगेट किसी और चीज़ पे है, बट उसका कॉज भी ठीक कर देते हैं। और मोर ओवर हम डाइट बताते हैं कि B12 है तो आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी है, D3 की कमी है तो सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द डाइट वी कैन ऑप्ट फॉर होम्योपैथी। जी जी जी। डॉक्टर सुनैना चड्ढा, होम्योपैथिक फिजिशियन इंचार्ज, आयुष आरोग्य मंदिर, सेक्टर 27, चंडीगढ़, आप आज हमारे संजीवनी कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू जी। और अब संजीवनी कार्यक्रम समाप्त करने की अश्विनी को आज्ञा दें। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुरेंद्र कुमार।